पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू हो गया है। मुज़ाकरात में ठोस और काबिल तस्दीक मॉनिटरिंग के तरीक़ाकार के क़याम पर बात होगी। तुर्क हुकाम की मेजबानी में होने वाले मुज़ाकरात में अफगान वफ्द की क़यादत नायब वज़ीर दाखिला रहमतुल्लाह मुजीब कर रहे हैं। अफगान वफ्द में अफगान सिफारत खाने के कायम मकाम सरबराह सुहेल शाहीन, अफगान तर्जुमान दफ्तर खारजा अब्दुल कहार और दीगर शामिल हैं। मुज़ाकरात में पाकिस्तान की जानिब से 2 रुकनी वफ्द भी शरीक है। एजाज सैयद नुमाइंदा जियो न्यूज हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज बताइए, मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू हो गया? जी, मुज़ाकरात का दूसरा दौर थोड़ी देर पहले शुरू हो चुका हुआ है। इस वक्त मुज़ाकरात शुरू हैं। ये मुज़ाकरात इस्तांबुल में एक मुकामी होटल में मुनक्कद हो रहे हैं, जहां पर तुर्क हुकाम इसकी मेजबानी कर रहे हैं। साथ साथ कतर के हुकाम भी इस मुज़ाकरात में मौजूद हैं। आपको पता है कि पहले दोहा में मुज़ाकरात हुए थे, जिसकी मेजबानी कतरी हुकाम ने की थी। कतरी इंटेलिजेंस चीफ उसके मेजबान थे। इस वक्त पाकिस्तान का जो 2 रुकनी वफद है, जिसकी सरबराही पाकिस्तान के DGMO कर रहे हैं, वो इन मुज़ाकरात में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा है, जबकि अफगानिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान के नायब वजीर दाखिला रहमतुल्लाह वो वफद की क़यादत कर रहे हैं। कतर में अफगान सफारत खाने के कायम काम सरबराह सुहेल शाहीन, अनस हकानी, सिराज हकानी जो कि अफगानिस्तान के वजीर दाखिला हैं, उनके छोटे भाई हैं, नूर अहमद नूर और वजारत दफा अफगानिस्तान के डिप्टी ऑपरेशनल चीफ नूरुर रहमान नुसरत और अफगान तर्जुमान दफ्तर खारजा अब्दुल कहार बल्खी, ये तमाम लोग अफगानिस्तान साइड से इन मुज़ाकरात में मौजूद है। पाकिस्तान खुसूसी तौर पे जो टेररिज्म के खात्मे के लिए, टेररिज्म मॉनिटरिंग मैकेनिज्म के क़याम के लिए कुछ तजावीज़ लेकर गया हुआ है। इस मुज़ाकरात में मुज़ाकरात जो ही खत्म होते हैं या उसकी कोई और तफसीलात है, उसके बारे में हम आपको आगाह करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया एजाज सैयद अपडेट करने के लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि बलोचिस्तान में दहशतगर्दी दोबारा क्यों सर उठा रही है। बेअमनी की वजूहात पर सोचें। गुज़श्ता दहाइयों में बलोचिस्तान को नजरअंदाज करने पर खुद एहतसाबी करें। बलोचिस्तान वर्कशॉप के शुरा से खिताब में वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि सूबे की जगराफियाई तरक्की के सफर में काफी चैलेंजेस हैं। दूर दराज आबादियों तक बिजली और सड़कों की फरहमी बड़ा मसला है। इन चैलेंजेस से निपटने के लिए माली वसाइल की जरूरत है। 2010 में NFC अवार्ड में बलोचिस्तान के लिए पंजाब ने कुर्बानी दी। बलोचिस्तान को जो भी जरूरत है उसके लिए कुर्बानी देंगे। ये कुर्बानी देना ही वफाक की असल रूह है। 2010 when NFC award was being discussed between federating units and federal government, 3 days marathon session went on without break, bringing it to a very harmonious discussion and win-win solution. Was I announced in that discussion, gentlemen, the demand from Nawab Raisani is that unless 100% financial resources are added to Balochistan's share, we will not accept NFC award under no circumstances. I said, Punjab is ready to contribute whatever amount is required to meet my brother Aslam Raisani's demand. इस्लामाबाद में मुबैना खुदकुशी करने वाले SP अदील अकबर की नमाज़ जनाजा और तदफीन गुजरांवाला में कर दी गई है। IG इस्लामाबाद का कहना है कि SP अदील अकबर का ऑपरेटर और गनमैन हिरासत में है। अदील अकबर का बैरून मुल्क स्कॉलरशिप के लिए आज टेस्ट भी था। अदील अकबर कल जहां जहां गए, जो फोन कॉल्स की, वो सारा डेटा चेक किया जा रहा है। अयाज अकबर हमारे साथ मौजूद हैं। अयाज, क्या डिटेल्स हैं? देखिए जी, SP अदील अनवर के जो मौत का मामला इस हवाले से जो उनके ऑपरेटर और ड्राइवर हिरासत में हैं, वो दोनों जो है उनके इब्तिदाई बयान सामने आ गया है। उनके वाक़े के दौरान होने जो बातचीत थी उस मुतालिक भी उन्होंने गुफ्तगू की। साथ साथ हथियार क्यों मांगा, क्या वजह थी, ये भी तफ्तीश की गई। साथ साथ मोबाइल फोन पे जो कॉल आई उसके हवाले से भी तफ्तीश की गई। ऑपरेटर ने इब्तिदाई बयान में बताया कि SP अदील अपनी प्रमोशन से मुतालिक स्टैब्लिशमेंट डिवीजन किसी से मिलने जा रहे थे और एक कॉल आती है 4:23 पर, जिस पर आगे से साहब ये बोलते हैं कि जी मैं तो घर चला गया हूँ, आप किसी और वक्त आइएगा। मोस्ट प्रोबेबली ऑपरेटर के मुताबिक हो सकता है एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन जिससे मिलने जा रहे थे उन्होंने इनको कहा कि तो मैं तो घर चला गया हूँ, 4 बजे छुट्टी कर गया था। साथ साथ फिर अदील अकबर ने ड्राइवर को दफ्तर खारजा की तरफ जाने को कहा।
अदील अपने कागजात की तजदीद के लिए, वेरिफिकेशन के लिए फॉरेन ऑफिस गए, क्योंकि उन्होंने एक स्कॉलरशिप लिया हुआ था बाहर, उसके लिए उनको डॉक्यूमेंटेशन करनी थी। इस दौरान एक और कॉल मौसूल होती है और निजी होटल के सामने जब गाड़ी गुजरती है तो अदील अपने ऑपरेटर से गन मांग लेते हैं। इब्तदाई बयान के मुताबिक ऑपरेटर ने गन से मैगजीन निकाल कर अदील अकबर को दी, जिस पर उन्होंने इसकी सिक्योरिटी चेकिंग की, जिस पे गन खाली थी। तो उन्होंने कहा कि ये गन चलती भी है कि नहीं। ऑपरेटर ने कहा जी चलती है। उन्होंने कहा मैगजीन मुझे दे दो। उन्होंने मैगजीन के हवाले की। ऑपरेटर के बयान के मुताबिक उन्होंने पूछा कि कितनी गोलियां हैं। ऑपरेटर ने कहा कि इसमें 50 गोलियां हैं। और अदील जो है वो अपनी सरकारी डबल कैबिन की गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे थे। ऑपरेटर और ड्राइवर फ्रंट सीट पे मौजूद थे। साथ ही थोड़ी देर बाद अदील की गन को लोड करने की आवाज आती है और उसके बाद एक फायर की आवाज आती है, जिस पर पीछे जाने जब ऑपरेटर देखता है तो देखता है कि वो उनको जो है वो आईब्रोज के दरमियान में, यानी हेड शॉट पे जो माथे के ऊपर उनको गोली लगती है जो कि पीछे से निकल जाती है। मौके पे ही अदील अकबर की मौत वाक़ हो जाती है और फौरी तौर पर ऑपरेटर के बयान के मुताबिक इस्लामाबाद वायरलेस कंट्रोल को बताया जाता है कि एसपी साहब से फायर हो गया है। फौरी तौर पर गाड़ी पे मुंतकिल की जाती है और उसके बाद उनका पोस्टमार्टम करके लाश जो है वर्षा के हवाले की जाती है। इस हवाले से हमारी कुछ पुलिस माहिरीन से बात हुई है। उनके मुताबिक उन्होंने कहा कि मामले को खुदकुशी समझे तो अदील अपनी प्रमोशन को परस्यू क्यों कर रहे थे। अगर उन्होंने खुदकुशी करनी थी तो फिर बैरून मुल्क यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंटेशन के लिए वो फॉरेन ऑफिस क्यों गए। उन्होंने ये भी कहा कि कभी इम्कान है कि ये गन जो है ये हादसाती तौर पर चली है। SMG गन है AK-47। उन्होंने कहा कि इसका जो हेड शॉट है इसके मुताबिक जो डिग्री एंगल डिग्री बनता है 65 का है। और उन्होंने कहा कि क्योंकि PSP अफसरान जितने भी हैं ये SMG गन से ज्यादा वाकिफ नहीं होते और क्योंकि जो नीचे वाले एहलकार होते हैं वही SMG को इस्तेमाल करने की सलाहियत रखते हैं। ऑफ एंड ऑन जो है PSP अफसरान इस गन को कभी कभी अगर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रोजमर्रा की बुनियाद पर इनका इस्तेमाल नहीं होता। साथ साथ एक जो कंट्रोवर्सी और आई हुई है कि जो एक इनके कहा जा रहा है मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, कि इनको डेंगू हो गए थे, उनको छुट्टी नहीं दी जा रही थी। इस हवाले से जियो के पास वो दोनों डॉक्यूमेंटेशन जो है दस्तावेजात आ गए। इसमें एक मेडिकल रिपोर्ट है पोली क्लिनिक की, जिसमें उन्होंने 3:49 पर पोली क्लिनिक में अपना चेकअप करवाया। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक जो डेंगू की रिपोर्ट थी उनकी पॉजिटिव आई और उन्होंने फिर अपने DIG इस्लामाबाद को 3 रोज की छुट्टी दी और मेडिकल में भी 3 रोज का बेड रेस्ट जो है वो एडवाइस किया गया था। मेडिकल रिपोर्ट के साथ ही ये दरखास्त उन्होंने DIG ऑफिस को दी, जिस पर एज एस्टेब्लिशमेंट का वो लेटर भी जियो को मौसूल हो चुका है, जिसमें उन्होंने छुट्टी मंजूर करते हुए 20 तारीख से रुखसत लेकर 22 तारीख तक जो अदील थे वो मेडिकल लीव पे थे, वो दफ्तर नहीं आए, ना ही उन्होंने कोई काम किया। और 23 तारीख को जिस दिन ये वाकया हुआ है वो दोबारा ड्यूटी पे आए हैं और इससे पहले जो मैंने आपको ऑपरेटर का बयान बताया ये उसके बाद ये वक़ुआ होता है। जो छुट्टी के हवाले से कंट्रोवर्सीज थी कि जी मेडिकल पे नहीं किया गया, इस पर कोई सदाकत नहीं है। हमारे पास वो तमाम डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं, वो मेडिकल रिपोर्ट और उसके बाद उनकी अपनी हाथ की लिखी हुई छुट्टी की दरखास्त, जिसमें वो DIG इस्लामाबाद को लिख रहे हैं कि जी मुझे डेंगू हो गया, मुझे 3 रोम का बेड रेस्ट जो है वो तजवीज़ किया गया है डॉक्टर के मुताबिक, जिस पर DIG जो है वो अपनी दरखास्त फॉरवर्ड करते हैं IG ऑफिस और फिर IG के जो उनके अपने दूसरा एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल एस्टेब्लिशमेंट है जिनके पास छुट्टी देने का मजाज होता है IG की इजाजत के बाद, उनके लेटर से इनको 3 यौम रुखसत जो है वो दी जाती है और उसके अंदर मेंशन किया जाता है कि मेडिकल लीव है जो कि 20 तारीख से लेकर शुरू होती है और 22 को ये खत्म होती है और 23 तारीख को ये सुबह अपनी ड्यूटी पे आए। उन्होंने अपनी ड्यूटी सर अंजाम दी सुबह और उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन जिनसे उन्होंने मिलना था वहां मिलने गए, मुलाकात नहीं हो सकी, गाड़ी वापस मोड़ना पड़ी और उसके बाद ये फॉरेन ऑफिस जाके अपने डॉक्यूमेंटेशन की वेरिफिकेशन करते हैं और उसके बाद फिर निजी होटल के सामने आ रहे सारा ये वाकया होता है। तो बहुत शुक्रिया अयाज अकबर यूसुफ से अपडेट करने के लिए। वजीर दफा ख्वाजा आसिफ सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। 20 भी बरसरे बेकार है, बाकी जो सिविल आर्म फोर्सेस जो हैं वो भी बरसरे बेकार हैं। अगर वो यही एटीट्यूड वो अपना लें जो डॉक्टरों का एटीट्यूड है तो फिर कौन हिफाजत करेगा इस मुल्क की सरहदों की और दहशतगर्दी से? आपको कौन बचाएगा? आप लोग रात को चैन से सोते हैं इसलिए सोते हैं कि यहाँ पे आपके मुहाफिज जाग रहे होते हैं, सरहदों पे आपके मुहाफिज जाग रहे होते हैं, लेकिन आप किसी अस्पताल चले जाएं तो आपको ये कॉन्फिडेंस या एतमाद नहीं होगा कि यहाँ पे आपका इलाज किया जाएगा। डॉक्टर मुयस्सर नहीं होगा, डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस पे चला गया होगा या ट्रांसफर करा के जो है जहाँ पे वो अपनी मर्जी की ट्रांसफर करा और हम सियासतदान उनके सवारिशी बन जाते हैं। हमारे ऊपर हम जो है फिर गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं कि जी इनको नहीं, ये इनको लाहौर ले आएं, सियालकोट ना रखें, इनको शुगर ना रखें, लेडी विलिंगटन हॉस्पिटल ले आएं।
इस तरह जो है हुकूमतें या इस तरह कौमें जो है पनप नहीं सकती। मैं फिर ये शहदा जिनके जनाजे हम पढ़ते हैं, हर दूसरे दिन जो है शहदा के जनाजे पढ़ते हैं, उनके पास तो ये चॉइस नहीं है। वो विलिंगली अपने मुल्क के लिए उसकी सरहदों पे जाके अपनी जाने कुर्बान करते हैं विलिंगली। जाते वक्त अपने वालदैन से, अपने बहन भाइयों से, अपने अजीज़ो कारब से कहते हैं कि हमारी शहादत के लिए दुआ करना। एक तरफ वो लोग हैं जिनकी वजह से हमारा मुल्क जो है हिफाजत में है, और दूसरी तरफ मैं इस वक्त अस्पताल जिसमें खड़ा हूं वहां पे कोई नौकरी करने को तैयार नहीं है। सारे के सारे लाहौर में सिर्फ नौकरी करने को तैयार है। सियालकोट को ट्राइबल एरिया नहीं है, या सियालकोट जो है माशाल्लाह ट्राइबल एरिया में बड़े 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 लोग वहां पे, आलीशान किस्म के लोग वहां पे रहते हैं। वहां पे हमारे बहादुर अफवाज जो है वहां पे मुतय्यन है, उनकी हिफाजत आपकी सरहदों की कर रहे हैं। लेकिन आप ये जहां पे इस वक्त मैं खड़ा हूं जिस अस्पताल में, वहां के डॉक्टर क्या कर रहे हैं? यहाँ पे कोई डॉक्टर जो है नौकरी नहीं करना चाहता, सारे लाहौर में करना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है, एक डिलेमा है। किस तरह अस्पतालों की ये नई बिल्डिंग बन गई है, यहाँ पे इक्विपमेंट भी आ जाएगा और भी बड़ी सी चीजें आ जाएंगी, लेकिन डॉक्टर यहाँ पे कोई नौकरी करने को तैयार नहीं होगा। तो मैं ये मुझे बताया गया, यहाँ पे इंतजामिया ने भी बताया, और जो डॉक्टर साहिबान जो सीनियर यहाँ पे हैं उनको भी बताया। हाल ये है कि यहाँ पे प्रिंसिपल जो थे इसका मेडिकल कॉलेज के, खास सफदर मेडिकल कॉलेज के, उन्होंने सारे शहर में अपने नाम की लेबॉर्ट्रियां खोली, अपने नाम की लेबॉर्ट्रियां खोली हुई थी। अस्पतालों में टेस्ट नहीं होते थे, उनकी लेबॉर्ट्रियों में टेस्ट होते थे। हम ठीक कह रहे हैं ना? ये क्या प्रोफेशन है? अल्लाह ताला इनके हाथों से शिफा देता है मरीजों को, तो अगर इन्होंने यह हाल है तो फिर तो शिफा की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए इन्होंने को। तो मैं ये चंद जो अपने तासुरात थे यहाँ पे आके जो मैंने गैदर किए हैं, यहाँ पे जो सीनियर डॉक्टर साहिबान थे उनसे, एडमिनिस्ट्रेशन से, और मैंने लाहौर टेलीफोन करके पूछा भी है, और बिल्कुल उन्होंने यहाँ की सिचुएशन को कंफर्म किया है कि यहाँ पे डॉक्टर आते हैं, कोई 2-4 दिन चक मारते हैं, उसके बाद लाहौर चले जाते हैं। वो मेरे खिलाफ हड़ताल कर ली है। चलो ये आगे चलो। अच्छा जी, भाई साहब, अफगानिस्तान के साथ दोबारा बैठक होने जा रही है, दोनों ममालिक के दरमियान जो ताल्लुक, लाहौर चले जाते हैं। वो मेरे खिलाफ हड़ताल कर ली है। चलो ये आगे चलो। अच्छा जी, भाई साहब, अफगानिस्तान के साथ दोबारा बैठक होने जा रही है, दोनों ममालिक के दरमियान जो ताल्लुक, ऑप्शन है, अगर तय नहीं पाते तो फिर हमारी तुम्हारी खुली जंग है। हाँ सर, ये जो कतर में जो डायलॉग हुए थे उसमें जो भी उनका एटीट्यूड था स्टार्ट में, बाद में तो ठीक हो आया ठीक। हाँ सर, ये जो कतर में जो डायलॉग हुए थे उसमें जो भी उनका एटीट्यूड था स्टार्ट में, बाद में तो ठीक हो आया ठीक, फिर भी पूरा नहीं नहीं हुआ, इसलिए अभी भी हो रहे हैं ना मुज़ाकरा। उसका कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ जो वहाँ पे बातें की है? नहीं, वो अभी तो 4-5 दिन हुए ना, 4-5 दिन से कोई वाकया नहीं हुआ। वैसे मैं बिल्कुल उसको कतर में जो तय पाया था उसका कम से कम 70-80% पास किया जा रहा है। अच्छा सर, भारत की जानिब से भी प्रॉक्सी वार जो है वो जारी है, तो क्या हम सफारती सतह पर हमने इस पर कोई पाकिस्तान ने अपना रद्द? देखें, ये भारत के साथ तो हमने एक जंग लड़ी है ना, अब वो दूसरी प्रॉक्सी जंग जो है जी जी, और मैं ऑन रिकॉर्ड हूँ कि अफगान जो हैं वो एक भारतीय प्रॉक्सी के तौर पे हमारे खिलाफ जो है कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन जो अगर जिनकी वो प्रॉक्सी हैं उनका जो हशर हुआ है, अल्लाह ताला के फजल करम से, अल्लाह ताला तकब्बर से बचाए, किसी बड़े बोल से बचाए,
तो अल्लाह ताला की मदद और अल्लाह ताला की नुसरत की ज़रूरत है। तो नहीं होगा तो फिर ठीक है, एंड पे एंड से। लास्ट टाइम जिस वक्त ये अफगानिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो भारत का दौरा कर रहे थे, एंड इस टाइम के ऊपर उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया, और आया ये जो कतर माहदा चल रहा है जिस पे इम्प्लीमेंट काफ़ी हद तक हो भी गया है या होने को है, आप क्या समझेंगे कि इंडिया को ये बात हजम होगी वो दोबारा? अटेम्प्ट जो है दोस्त मुमालिक की जो है वसातत से किया जा रहा है, कतर और तुर्की के, वो हमारे नहायत अजीज़ भाई हैं और वो बड़े खलूस के साथ जो है इस एफर्ट में लगे हुए हैं। जो वहाँ पे हम 14-15 घंटे की जो हमारी गुफ्तगू शनीद हुई वहाँ पे, उसमें मुझे हो सकता है मुझे खुशफहमी ना हो, लेकिन मुझे उनमें नज़र आया था कि वो कोई अमन चाहते हैं। किन शराइत पे अमन चाहते हैं ये ऐसा ऐसा कुछ वहाँ पे वाजे हुई, कुछ ये आज जो बातचीत हो रही है उसमें वाजे हो जाएगी। तो उनकी शराइत जो हैं वो हमारे बारे में हुई तो इंशाअल्लाह ताला मुआहिदा ज़रूर होगा। लेकिन एक बात यह है, मैं कहता चलूँ कि हमने उनकी 40 साल जो है मेहमान नवाजी की है, और आज भी इस वक्त भी जो है 40 लाख जो है या कुछ कम हो गए होंगे अफगान यहाँ पे बैठे हुए हैं। उन्होंने इस पाक सरजमीन से अपनी रोज़ी जो है कमाई है, और 3 नस्लें यहाँ पे जवान उनकी हो गई हैं। जिन लोगों से हम बात कर रहे थे दोहा में, उस सारे के सारे पाकिस्तान में जवान हुए थे। तो ये मेरी कम से कम समझ में नहीं आता कि जहाँ पे इतना ताल्लुक हो, जहाँ पे इतनी ज़्यादा मेहमान नवाजी एक कौम ने की हो, आप उस कौम के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी को सपोर्ट करें, तो इससे ज़्यादा दुख की क्या बात हो सकती है। और फिर वो हमसाए भी हों, हम मज़हब भी हों, हम नस्ल भी हों, तो और क्या लवाजमात चाहिए एक डिसेंट, एक महज़ब ताल्लुक रखने के लिए। हम नहीं चाहते कि जो हम उनकी जफियाँ शफियाँ डालें उनको, लेकिन कम से कम जो है एक को एग्जिस्ट करने की जो है एक एजेंडा जो है वो तय होना चाहिए कि एक बाहमी जो है वो अखुव्वत के साथ, भाईचारे के साथ जो है हम हमसायों की तरह रह लें। सारे सवाल तो सही करोगे। जो अवाम की जो फर्ज है वो ये कह रहे हैं कि जो गैर कानूनी जो यहाँ पे मुकीम है, जिनके वीज़े पे उनको भी निकाला जाए। देखें, वीज़े जब रिन्यूअल की आएंगे तो वापस जाएंगे। कोई रेजिडेंस वीज़ा तो नहीं है, कोई परमानेंट उनको यहाँ पे तो नहीं मिले हुए। वीज़ा जो भी है, जो वीज़ों पे आए हुए हैं, लेकिन बिल्कुल एक ख्वाहिश का है पाकिस्तान के तूलो अर्ज में जो है। लेकिन अगर वो 40-50 लाख यहाँ पे बैठे हुए हैं तो इतने जॉब्स के ऊपर भी तो उन्होंने कब्जा किया होगा, कारोबार पे भी कब्जा किया होगा। आपके शहर में जो है कोई ये पिछले 1.5-2 माह पहले जो तबाही मची थी उसमें भी अफगान ही थे, वो भी अफगान ही है। ठीक है ना, चलो सियालकोट में वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर मुज़ाकरात से मामलात हल नहीं होते, हमारी और अफगानिस्तान की खुली जंग है। 5 साल बाद कौमी एयरलाइन की बरतानिया के लिए परवाजें बहाल कर दी गई हैं। इस्लामाबाद से मैनचेस्टर के लिए पहली परवाज रवाना हो गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने फ्लाइट ऑपरेशन बहाली का इफ्तिताह किया। कहा, कौमी एयरलाइन पर पाबंदी से काफ़ी नुकसान हुआ। हुकूमत एयरलाइन को मुनाफा बख्श बनाने के लिए पुराज़म है। परवाज़ों की बहाली के लिए हुकूमत ने बहुत मेहनत की। इसमें बरतानवी हाई कमिश्नर का कलीदी ताउन रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी एयरलाइन की इस्लामाबाद से मैनचेस्टर बराह रास्त परवाज़ों के आगाज़ पर मुबारकबाद पेश की और कहा कि पाकिस्तान का पूरी दुनिया में तशख़्ख़ुस बहाल हो रहा है। पाबंदी की वजह से कौमी एयरलाइन की साख को नुकसान पहुंचा, जिसको कई बरस की मेहनत के बाद बहाल किया गया। कौमी एयरलाइन की बराह रास्त परवाज़ों से बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी बिरादरी मुस्तफ़ीद होगी। उसके साथ दोनों ममालिक के माबैन ताल्लुकात में नई मजबूती भी आएगी।
चमन में बाब दोस्ती से मुल्हिका गेट 4 पर गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों की अफगानिस्तान वापसी का अमल जारी है। लेविस हुक्काम के मुताबिक अफगानिस्तान जाने वाले अफगान खानदानों की तादाद में इजाफा हो रहा है। हुक्काम का कहना है कि सिंध और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से 5000 से ज्यादा अफगान खानदान बाब दोस्ती कैंप पहुंच चुके हैं। अफगान खानदानों की बड़ी तादाद के बायस बॉर्डर कैंप के बाहर तवील कतारें लग गई हैं। वतन वापसी के अमल में ताखीर पर अफगान शहरियों ने कैंप के बाहर एहतजाज भी किया। कैंप के अंदर और बाहर सूरत हाल पर काबू पाने के लिए लेवीज की बड़ी तादाद तैनात कर दी गई। नादरा हुक्काम का कहना है कि रजिस्ट्रेशन मराहिल के बायस बॉर्डर क्रॉसिंग में वक्त लग रहा है। कराची में दिन में गर्म और खुश्क मौसम और रात में खुनकी ने एक ऐसा समा बांध दिया है कि शहरी हैरत ज़दा हैं कि ये सर्दियां हैं या गर्मियां। मौसम में आई ये तब्दीली क्या है, देखते हैं उनीबा ज़मीर शाह की रिपोर्ट। अक्टूबर एक गर्म महीना है और यही वो माह है जब हम मौसम गर्मा से सरमा में दाखिल हो रहे होते हैं। हवाओं का रुख बदलता है और यूं कराची में मौसम की तब्दीली दिन और रात में महसूस की जाती है। दिन में मतला साफ रहता है, तेज धूप और शुमाल मशरिक से चलने वाली गर्म और खुश्क हवाएं लू के थपेड़ों जैसी महसूस होती हैं। लेकिन जैसे सहराई रेत रात में ठंडी हो जाती है तो कराची में ये हवाएं खुनक महसूस होती हैं। दिन में दर्जा हरारत 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, जबकि रात में ये दर्जा हरारत 21 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक रह रहे हैं। एक जानिब बहरे अरब में भी डिप्रेशन मौजूद है। ये सिस्टम कराची से तकरीबन 1000 किलोमीटर जुनूब मशरिक में मौजूद है। फिलहाल पाकिस्तान के किसी साहिली इलाके को इससे कोई खतरा नहीं है, लेकिन मौसम सरमा इस बार मुल्क में खुश्क जरूर गुजरेगा, यानी मौसम सरमा की बारिशें कम होंगी और नवंबर से वस्त दिसंबर तक पाकिस्तान के बड़े शहरों में स्मॉग की सतह में खतरनाक हद तक इजाफे का इम्कान है। उनीबा ज़मीर शाह, जियो न्यूज़, कराची।